गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश सेकेंड का 60वां चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है द नाउन जेंडर लिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम जानते हैं जेंडर होता क्या है, लिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते, परिभाषा। ये जो लिंग होता है इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है कि नाउन का वह रूप जिससे उसके स्त्री पुरुष या निर्जीव होने का बोध हो उसे हम जेंडर कहते हैं। नाउन का वह रूप जिससे उसके स्त्री पुरुष या निर्जीव होने का बोध होता है उसे कहते हैं जेंडर या लिंग। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं बॉय, बॉय का मतलब लड़का, इसका मतलब पुरुष जात का बोध हो रहा है। गर्ल का मतलब लड़की, इसका मतलब स्त्री जात का बोध हो रहा है। टेबल मतलब मेज, जिसका मतलब निर्जीव चीज का बोध हो रहा है। अब आप इसमें देखेंगे ये सारे के सारे नाउन हैं और नाउन का पहला रूप है जिससे पुरुष जात का बोध, दूसरे रूप से स्त्री जात का बोध, तीसरे रूप से निर्जीव का बोध हो रहा है। तो ये इन्हें हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जेंडर हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार के बारे में। तो जेंडर आपके जनरली अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। दूसरा आपका होता है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। तीसरा आपका होता है कॉमन जेंडर, उभयलिंग। चौथा आपका होता है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। अब हम इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका है मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष लिंग या पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? ऐसा लिंग, ऐसा जेंडर जिससे पुरुष जात का बोध होता है उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे आप देखेंगे बॉय, फादर, सन, लायन, ये सारे के सारे पुरुष जात का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग कहा जाता है। दूसरा आपका फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वह लिंग होता है जिससे स्त्री जात का बोध होता है उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं गर्ल, मदर, डॉटर, लायनर, शेरनी, ये सारे के सारे स्त्री जात का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये फेमिनिन जेंडर हो गया। तीसरा आपका है कॉमन जेंडर, जिसको हम उभयलिंग कहते हैं। ये ऐसा जेंडर है जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है या दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे आप देखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, इसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, दोनों कॉमन होते हैं। टीचर में महिला भी अध्यापक हो सकती है, पुरुष अध्यापक भी हो सकते हैं। प्लेयर में महिला खिलाड़ी भी, पुरुष खिलाड़ी भी हो सकते हैं। बेबी, बच्चे में बच्चियां भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। चाइल्ड, वही चीज इसमें भी है। जैसे आर्मी है, उसमें भी पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं। तो ये आपका कॉमन जेंडर है। उसके बाद आपका फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर, जिसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग वह लिंग है जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल टेबल, बुक, पेन, etc। क्योंकि इनका कोई जेंडर नहीं होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए इनको न्यूट्रल जेंडर में, नपुंसक लिंग में रखा जाता है। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम में पहला हम पढ़ेंगे। अधिकतर शब्दों के फेमिनिन नए शब्द होते हैं, मतलब ज्यादातर जो शब्द होते हैं उनके जो स्त्रीलिंग होते हैं वो नए वर्ड होते हैं, उनको याद करना पड़ता है। जैसे जनरली चीजें में दिखा है कुछ, बॉय का गर्ल होता है, फादर का मदर होता है, ब्रदर का सिस्टर होता है, डॉग का बिच होता है। इसी तरीके से जो अधिकतर शब्द होते हैं उनके जो फेमिनिन होते हैं वो ज्यादातर बदले हुए शब्द होते हैं, अलग शब्द होते हैं। रूल नंबर 2 में आते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 कहता है मैस्कुलिन में ESS जोड़कर, जो भी आपके पुल्लिंग होते हैं उनमें ESS जोड़ करके दूसरे नियम के अकॉर्डिंग स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे आप लायन, शेर है, लायन जोड़ देंगे, शेरनी हो जाएगा। हॉस्ट, मेजबान है, हॉस्टेस हो जाएगा, उसके स्त्रीलिंग बन जाएगा। गॉड है, गॉडेस। एयर है, एयर में उत्तराधिकारी होता है, एयरस मतलब महिला उत्तराधिकारी। आथर मीन्स लेखक, आथर मीन्स लेखिका। तो इस तरीके से ये दूसरा नियम है। अब अगला नियम है आपका तीसरा। कभी कभी वावेल को हटाकर या उसे बदलकर ESS जोड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, नाउन आपको मिलेंगे जिसमें जो बीच के वावल होते हैं या अंत के जो वावल्स होते हैं उनको या तो हटा दिया जाता है या फिर बदल करके ESS जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टर। अब आप यहाँ देखेंगे मैस्कुलिन इसको फेमिनिन बनाएंगे तो एक्टर है, इसका एक्ट्रेस हो जाएगा, इसमें जो ओ है इसका लोप हो जाएगा, हट जाएगा, तो एक्ट्रेस हो गया। हंटर, शिकारी, हंट्रेस, यहाँ पर ER हट जाएगा, RESS जुड़ जाएगा।
नेक्स्ट आपका मास्टर, मालिक, इसका हो जाएगा मिस्ट्रेस। अभी आपने देखा हटाकर बदल करके, इसमें जो बीच का ए था, बादल था, इसको हमने आई में चेंज कर दिया और इसके बाद जो ई आर था इसको हटाकर आर ई डबल एस जोड़ दिया, तो मास्टर हो गया, मिस्ट्रेस हो गया, वेटर, वेटरेस हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बीच के वावल्स को या तो हटा करके या फिर उन्हें बदल करके ई डबल एस जोड़ करके फेमिनिन बनाया जाता है। अगला रूल आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है कंपाउंड वर्ड्स में पहले या अंत के शब्दों को बदलकर। कंपाउंड वर्ड मैंने बताया था कि जब कई शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाया जाता है उन्हें कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। उनमें क्या किया जाता है, या तो पहले के या तो अंत के शब्दों को बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ग्रैंडफादर, दादाजी। अब यहाँ पर आप मेन चीज ध्यान देंगे, बदलने योग्य क्या है। ग्रैंड को तो बदल नहीं सकते, फादर है, फादर को आप मदर कर दीजिए, ग्रैंड मदर हो जाएगा, दादी जी। ब्रदर इन लॉ, सॉरी इसको देखिए मैंने गलती किया है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। ब्रदर को हमने चेंज कर दिया सिस्टर में। पीकॉक मीन्स मोर, पीहन मीन्स मोरनी। तो इस तरीके से इसको बदल करके भी हम क्या करते हैं, फेमिनिन में बदलते हैं। अब हम आते हैं इसी में लेसन 7 पर, जिसका नाम है प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। द प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उसके पहले ने एग्जाम्पल लिखा, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिज, हिम, इट। ये सारे के सारे आपके प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के स्थान पर उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, और बहुत सारे हैं, ईट वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, फिर मैंने लिखा है राम लव्स हिज पेरेंट्स, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम्स पेरेंट्स ऑल्सो लव हिम। ये हमने लिखा। अभी आप देखेंगे कि इसमें राम एक बार है, फिर राम का नाम दोबारा है, फिर राम, फिर कई जगह हमने राम का प्रयोग किया। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही लव्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से प्रेम करता है। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में प्रतिदिन उठता है, सवेरे उठता है। हिज पेरेंट्स ऑल्सो लव हिम, उसके माता पिता भी से प्रेम करते हैं। अभी आप देखेंगे, एक चीज आपको बता दें कि जो प्रोनाउन होता है उसका प्रयोग होता क्यों है। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए होता है, क्योंकि बार बार कोई चीज प्रयोग की जाती है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अभी आप देखेंगे राम एक अच्छा लड़का है, राम अपने माता पिता से प्रेम करता है, राम सुबह में जल्दी उठता है, राम के माता पिता भी राम से बहुत प्रेम करते हैं। तो ये हुआ, उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको देखें आप, राम एक अच्छा लड़का, वह अपने माता पिता से प्रेम करता है, वह सुबह में जल्दी उठता है, उसके माता पिता भी उसे प्रेम करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जहाँ राम था एक बार हो गया, एक बार प्रयोग किया जाता, फिर दोबारा उसके लिए प्रोनाउन। अब फिर यहाँ जो राम था इसके लिए हमने प्रयोग किया ही, फिर यहाँ पर जो राम था उसके लिए भी हमने प्रयोग किया ही। इसके बाद यहाँ राम से जो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा के हमने लिखा है, इसके स्थान पर हमने एक हिज लगा दिया, क्योंकि पॉजिटिव केस में है तो इसका जो केस है उसको पॉजिटिव केस के रूप में लिखा जाएगा। हिज पेरेंट्स आल्सो लव हिम, जहां हमने यहाँ राम लिखा था एक बार फिर से उसको हमने कर दिया। तो ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं ये किसके स्थान पर प्रयोग किया जाए, राम के स्थान पर, क्योंकि राम नाम है और नाम हमेशा किसी का एक नाउन होता है। तो नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो ये होता है आपका प्रोनाउन। अब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, आई का भी प्रयोग किया जाता है नाउन के स्थान पर, माई का भी प्रयोग किया जाता है। जितने भी वर्ड हमने लिखे हैं ये सारे के सारे प्रोनाउन है और इनको किसी न किसी नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार के बारे में। वैसे जनरली प्रोनाउन जो होता है 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में 7 ही प्रकार का दिया, आपको इतना ही पढ़ना है। अब वो 2 कौन होते हैं भी हम बता देंगे। पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा एम्फैटिक प्रोनाउन, चौथा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सातवां आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके अतिरिक्त 2 प्रोनाउन और होते हैं, एक आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो अगले क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला प्रोनाउन है आपका
पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसको पहले समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिससे बात करने वाले, बात सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए, इन तीनों का एक साथ बोध कराए, उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार फिर से सुनेंगे कि वह प्रोनाउन जिससे बात कहने वाले या करने वाले, बात सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए, इन तीनों का एक साथ जो बोध कराता है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एक एग्जांपल से समझे, जैसे आई टेल यू दैट ही इज अ नोटोरियस थिफ। मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक कुख्यात चोर है। तो आप देखे हैं इसमें बात कहने वाला अर्थात बात करने वाला आई है, सुनने वाला यू है और जिसके बारे में बात की जा रही है वो है ही। अब इसमें आप देखेंगे बात कहने वाले, बात सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जा रही है, इन तीनों का एक साथ बोध हो रहा है, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि बात कहने वाला हमेशा या तो आई होगा या तो बी होगा, ये चीज आप ध्यान देंगे। जो भी बात कहेगा वो हमेशा आई होगा या फिर बी होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ और सुनने वाला हमेशा कौन होगा, यू होगा। और जिसके बारे में बात की जाएगी वो हमेशा सी, ही या इसमें से कोई जरूर होगा, इट वगैरह में से। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सुन कौन रहे, आप सुन रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए सपोज दैट इसके बारे में कोई व्यक्ति है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो तीनों का एक साथ बोध हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के प्रकारों के बारे में देखते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला आपका फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, दूसरा आपका सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, तीसरा आपका थर्ड पर्सन अन्य पुरुष होता है। पहले फर्स्ट पर्सन जानेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वह प्रोनाउन होता है जिससे बात करने वाले या बात कहने वाले का बोध होता है। जैसे आई हो गया और इसके विभिन्न रूप, मी हो गया, माई, माइन इसके रूप है, वी, अस, आवर, आवर्स। तो कहने का मतलब यह है कि जिससे बात कहने वाले का बोध होता है, तो बात कहने वाला हमेशा आई या बी होता है, मैंने पहले आपको बता दिया। तो इनका जिससे बोध होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो आई और बी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं और इसके जो रूप है उसको भी आप याद करेंगे, नहीं कि आई और बी याद कर लिए हो गया। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं। दूसरा आपका हो गया सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष। इसमें क्या होता है? सेकेंड पर्सन से उन व्यक्तियों का बोध होता है जिनसे बात की जाती है, जो बात सुनने वाले होते हैं या श्रोता होते हैं, वो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ये हमने लिखा सुनने वाला। जैसे यू हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया। जैसे हम कह रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये आपका आप कौन हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। तो यू, योर, योर्स ये सारे आपके सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए, अर्थात जो भी, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप देखेंगे ही और ही के विभिन्न रूप, ही, हिम, हिज, सी हो गया, सी, हर, हर, दे के विभिन्न रूप, दे, देम, दियर, इट के, इट, इट्स। और नाम जो होता है, किसी का भी नाम, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी जो नाम होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो ये जो सुनने वाले होते हैं, इसके बारे में जिसके बारे में बात की जाए, उन प्रोनाउंस को हमेशा थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो ये बताता है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जो प्रभाव है वो स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। या यूं कह सकते हैं कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े, उस प्रोनाउन को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको आप एग्जांपल से समझेंगे। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही घायल कर लिया, मैंने अपने आप को ही चोटित कर लिया। तो आप यहाँ देखेंगे आई हर्ट, मैंने घायल कर लिया, माई सेल्फ, अपने आप को ही। तो कर्ता ने अर्थात मैंने जो कार्य किया उसका प्रभाव मेरे ही ऊपर आ गया। मैंने ऐसा किया कि मैं ही चोटिल हो गया, मुझे चोट लग गई। तो सीधी सी बात है, जो इसने किया इसके द्वारा किए गए, आई के द्वारा किए गए कार्य का जो प्रभाव है स्वयं आई पर पड़ रहा है। तो ये आपका जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया कैसे जाता है? जो भी आपके प्रोनाउंस होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो
के रूप में हो, चाहे पॉजेसिव केस के रूप में हो, उसमें SELF और SELVES जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे माई है, माई में SELF जोड़ दिया, माई सेल्फ हो गया। और यू है, यू में योर के साथ योर सेल्फ जोड़ दिया, योर सेल्फ हो गया। आवर है, आवर में सेल्फ जोड़ दिया, आवर सेल्फ हो गया। सेल्फ भी होता, आवर सेल्फ भी होता है, आवर सेल्फ भी होता है, दोनों होता है। तो इस तरीके से इनको बनाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, He abused himself, उसने स्वयं को गाली दिया, तो उसने जो कार्य किया उसका प्रभाव स्वयं उसी पर पड़ रहा है, तो himself आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, They have cheated themselves, उन्होंने अपने आप को ही धोखा दिया, किसी और को नहीं, स्वयं को ही धोखा दिया है, तो जो कार्य किया उसका परिणाम उन्हीं पर पड़ा, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। हमने लिखा शब्द के अंत में सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं, इसको बनाने के लिए पहले ही बताया। इसके बाद आते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम या दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये कौन सा प्रोनाउन होता है? यह वो प्रोनाउन होता है जो ये बताता है कि किसी बात पर जोर देने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया गया है, या यूं कह सकते हैं कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल, I myself solved this sum, मैंने स्वयं इस सम को, इस समस्या को हल किया, इस जोड़ को मैंने स्वयं बताया। तो आप देखेंगे इसमें भी सेल्फ है, इसमें भी सेल्फ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसको हम बता रहे, पहले उदाहरण करते हैं। I myself solved this sum, मैंने इस सम को स्वयं हल किया, किसी और ने नहीं, केवल मैंने ही हल किया, मैंने स्वयं हल किया, मैंने किसी की हेल्प नहीं लिया। इसका मतलब ये जोड़ देके कह रहा है कि हमने ही इस कार्य को किया है। तो जब जोड़ देके कहता है तो दृढ़तावाचक, क्योंकि दृढ़ता के साथ कह रहा है, तो ये हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। दूसरा, he himself has done it, उसने स्वयं ही इसको किया है, इसका मतलब किसी और ने नहीं, उसने केवल किया है, ये जोड़ देके कह रहा है, तो ये आपका हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हरसेल्फ रिपेयर्ड हर कार, उसने स्वयं अपने कार को रिपेयर किया, मरम्मत किया, तो किसी और ने नहीं, उसे ये जोड़ देके कहा जा रहा है, तो ये हो गया आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। अब आप देखेंगे कि दोनों में वही चीजें हैं, कॉमन चीजें, सेल्फ है, उससे सब में लगा हुआ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है, यही जो आपका सेल्फ होता है, यदि लास्ट में लगा हुआ है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, जेम सेल्फ, यदि ये लास्ट में लगे हुए हैं, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाते हैं तो ये आपके एम्फैटिक प्रोनाउन होती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। फोर्थ प्रोनाउन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लास में भी चलकर इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या? संबंध, जैसा कि नाम है संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात संबंध बताएगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध अपने से बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसको आप समझे, जैसे आई नो द बॉय हु स्टोल योर पेन, दिस इज द अम्ब्रेला विच आई बॉट यस्टरडे। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपको बता दे, हु, विच, व्हाट, दैट, हुम। और एक चीज और बता दे, ये जो हु, विच, व्हाट, दैट, हुम है, ये आपको देखने में लगेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब प्रोनाउन बन जाते हैं तो इनमें जा जुड़ जाता है। जैसे जब प्रश्न रहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं तो का जुड़ा रहता है, लेकिन जब प्रोनाउन हो जाते हैं तो जा जुड़ जाता है। जैसे हु मीन्स क्या होता है? कौन, का से जुड़ा, का से आरंभ हुआ, कौन। विच मीन्स कौन सा, व्हाट मीन्स क्या, हुम मीन्स किसको। तो याद देखेंगे का से हुआ, लेकिन जब यही प्रोनाउन में आ जाता है तो ये इसमें जा जुड़ जाता है। जैसे हु मीन्स हो गया, कौन नहीं होगा तो हु मीन्स होता है ये जो या जिसने। विच मीन्स कौन सा नहीं होगा, विच मीन्स जो होगा। व्हाट मीन्स क्या नहीं होगा, व्हाट मीन्स जो होगा। हु मीन्स किसे या किसको नहीं होगा, बल्कि हु मीन्स जिसे या जिसको होगा। तो ये आप ध्यान देंगे। तो देखिए, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, स्टोल योर पेन, जिसने तुम्हारी पेन चुराई। अब इसमें आप देखेंगे हु जो है ये आपका प्रोनाउन कौन सा? रिलेटिव। क्यों? क्योंकि ये इस नाउन के पहले ये जो नाउन है इसके पहले आया हुआ है। हमने बताया है कि प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और
अपने से पहले आए हुए नाउन का संबंध उनसे प्रकट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बॉय है इसके पहले है, और ये जो है इसका संबंध किससे बताएगा, यूरोपियन से। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। हु स्टोल योर पेन, जिसने तुम्हारी कलम चुराई। तो आप देखेंगे कि जो हु है ये किसे जोड़ रहा है, बॉय को जोड़ रहा है और आपकी पेन को जोड़ रहा है। बॉय ने क्या किया था, आपकी कलम चुराया था, और ये जोड़ने का काम दोनों को कौन कर रहा है, हु बता रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के साथ संबंध प्रकट कर रहा है। तो हु आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। वही चीज इसमें, दिस इज द अम्ब्रेला विच आई बॉट यस्टरडे, या वही अम्ब्रेला है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो आप देखेंगे विच के पहले अम्ब्रेला जो कि नाउन है, और इसके बाद एक प्रोनाउन जो कि आई है आया हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ रहा है कि आई का संबंध अम्ब्रेला के साथ क्या है, कि आई ने अम्ब्रेला को खरीदा था, तो संबंध तो आई के ही साथ होगा। अब इनको बताने वाला कौन सा शब्द है, विच है, तो जो संबंध दोनों के बीच में स्थापित करता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, अब एक चीज आप ये भी ध्यान देंगे, इसमें हमने लिखा है इसके पूर्व इसका एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन होता है। जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनके पहले कोई ना कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, जिसको उसका एंटीसीडेंट मीन्स होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाला, अर्थात जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य होता है। जैसे इसके पहले बॉय है, इसके पहले अम्ब्रेला है, तो ये इसके एंटीसीडेंट होते हैं। अगला प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चला संकेतवाचक मतलब संकेत का बोध होगा। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि वह प्रोनाउन जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ इशारा करता है उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आपके 4 प्रोनाउन आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, दिस मीन्स ये होता है, दोज मीन्स वो होता है। अब देखिए अंतर क्या है, दिस जो होता है नजदीक की वस्तुओं को इशारा करने के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं को इशारा करने के लिए किया जाता है, लेकिन दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, दैट का भी प्रयोग सिंगुलर के लिए। मतलब दिस का प्रयोग सिंगुलर और नजदीक की वस्तुओं के लिए, और दैट का प्रयोग सिंगुलर और दूर की वस्तुओं के लिए। दिस का प्रयोग प्लूरल और नजदीक की वस्तुओं के लिए, और दोज का प्रयोग दोज का प्रयोग भी प्लूरल और दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज आप यहाँ ये भी ध्यान देंगे, दिस का प्लूरल दिस होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। जैसे मान लीजिए सामने बुक रखी हुई है, मैंने कहा दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब। इसका मतलब मैंने इशारा करके कहा, तो किसका प्रयोग किया गया इशारा करने के लिए, दिस का प्रयोग किया गया, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज हिज डॉग, कुत्ता बैठा हुआ सामने, हमने कहा उसका कुत्ता है, इशारा करते हुए दूर है, तो क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर योर फ्रेंड्स, ये आपके मित्र हैं। मित्र बहुत सारे हैं और नजदीक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दीज का संकेत करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आसान है नाम, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत व्हाट, वेयर, विच, हुम, व्हेन, इटीसी, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं सारे के सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले मैंने बताया था, उसमें भी जो रिलेटिव प्रोनाउन था उसमें भी व्हाट था, और उसमें भी विच था, हुम था, हु था, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द थे। लेकिन वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं थे, वो रिलेटिव प्रोनाउन थे, क्योंकि वह संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते। तब इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे आप देखें, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, प्रश्न पूछ रहा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। आपका नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका भी नाम से पता लगा सकते हैं आप। अनिश्चयवाचक मतलब ऐसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं होता है, या यूं कह सकते हैं जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध होता है उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके अंतर्गत होता है सम का मतलब कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं, फ्यू मीन्स भी कुछ होता है, कुछ थोड़ा सा भी जो हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और मतलब सभी, इसमें निश्चित नहीं कितने लोग, सभी है मतलब अनिश्चित है। एवरीवन मतलब प्रत्येक, अब इसमें कौन है कौन नहीं ये क्लियर नहीं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। नन मतलब कोई नहीं, मतलब कोई नहीं में कोई भी हो सकता है, और वन मतलब एक या कोई, इसमें भी वही चीज है। अदर मतलब दूसरे, इसमें दूसरे में कोई भी हो सकता है। ये किसी भी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ
का बोध कराते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। उदाहरण से सम स्टूडेंट्स डू नॉट रन, कुछ विद्यार्थी नहीं दौड़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी, इसका मतलब ये विद्यार्थी तो है लेकिन वो क्या है, कुछ विद्यार्थी, इसका मतलब निश्चित नहीं कितने विद्यार्थी, 2 है, 4 है, 6 है, तो निश्चित नहीं है। तो ये सीधी सी बात है, अनिश्चित है। तो जो अनिश्चित चीज को बताता है, अनिश्चितता को बताता है, उस प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। नन कैन सॉल्व इट, इसे कोई नहीं हल कर सकता, मतलब कोई नहीं, अनिश्चित है, तो नन भी आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। बी गुड टू अदर्स, दूसरों के प्रति अच्छे बनो, दूसरों के लिए अच्छे बनो। तो अदर्स आपका मतलब कोई भी हो सकता, अनिश्चित है, इसलिए आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो ये था आपका प्रोनाउन, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।